हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि आगामी जून के माह में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप लोगों का जो बिहार PCSJ का एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट होने के लिए जा रहा है। इसके रिगार्डिंग टारगेट फॉर आईक्यू पे ऑलरेडी एक आपका क्रैश कोर्स शुरू किया जा चुका है, जिसके अंदर हमारी पूरी टीम की ये कोशिश होगी कि विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज एक क्विक रिवीजन आपके सभी के सभी 18 सब्जेक्ट का कंडक्ट किया जा सके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम ऑलरेडी आपके लिए अपनी एक टेस्ट सीरीज को लेकर आ चुके हैं, इस उम्मीद के साथ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। और जो लोग फर्स्ट टाइमर हैं, ये टेस्ट पेपर आपके लिए एज अ अनुभव की तरह काम करेगा, ताकि जो एग्ज़ाम का फोबिया है उस फोबिया से आप अपने आप को सेव कर सकें। तो आप इस टेस्ट सीरीज़ या इस बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टारगेट फॉर आईक्यू का जो ऑफिशियल नंबर है दैट इज़ 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। और आइए आज की क्लास के अंदर मैं रवि झा आपके साथ चर्चा करूंगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर। आमतौर पे हम लोग इसे अपकृत्य विधि के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपके साथ एक एक करके सवालों को डिस्कस किया जाएगा लगभग 2 से 3 पार्ट में, और आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि कम से कम आप इन सभी सवालों को बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझ के पढ़िएगा और फिर उसका जवाब जानने और देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक एक नंबर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आइए सबसे पहला सवाल देखते हैं कि वो सवाल आपसे आखिर कहता क्या है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपके पहले सवाल की, तो ये बोलता है द ड्यूटी अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट इज टुवर्ड्स, यानी कि अगर हम टॉर्ट के अंदर एक व्यक्ति की ड्यूटी की बात करते हैं तो क्या वो ड्यूटी या उसके कर्तव्य सिर्फ एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट है, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के अगेंस्ट है, या पूरी की पूरी दुनिया के ही अगेंस्ट हैं। तो आमतौर पर हमें ये पता चलता है कि जब एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो वो कर्तव्य सिर्फ एक व्यक्ति या एक विशेष व्यक्ति के तरफ ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के प्रति होता है, और इसी उम्मीद के तहत उसको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। उसके बाद अगर हम दूसरे सवाल को देखते हैं तो ये बात करता है द लॉ ऑफ टॉर्ट इन इंडिया इज बेस्ड ऑन दी कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जो भी हमारे टॉर्ट का आधार है वो पूरा का पूरा हमने बोरो किया है आपके इंग्लैंड से। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका अगला सवाल है वो आपसे ये जानने की कोशिश करता है कि जो आपका शब्द टॉर्ट है आखिर ये किस वर्ड से निकल कर आया। तो आमतौर पे ये जो वर्ड आपका टॉर्टम है, अगर हम इसकी ओरिजिन को देखें तो ये अपने आप में एक लैटिन वर्ड है दैट इज कॉल्ड आपका टॉर्टम, और इसका मतलब होता है ट्विस्ट, यानी कि हल्का सा घुमावदार। उसके बाद अगर हम अगले सवाल की तरफ आते हैं तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मेलाइस इन फैक्ट का मतलब क्या होता है। तो अगर हम मेलाइस इन फैक्ट को देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके द्वारा एक एक्ट जो किया गया है वो एक्ट ना सिर्फ गलत है बल्कि वो एक द्वेषपूर्ण दुर्भावना से भी किया गया है, या एक इविल मोटिव या रॉन्गफुल इंटेंशन से किया गया है। उसके बाद अगर हम अगले सवाल के ऊपर आते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि टॉर्ट के अंदर जो डैमेजेस होते हैं क्या वो लिक्विडेटेड होते हैं या अनलिक्विडेटेड होते हैं। तो अनलिक्विडेटेड का मतलब ये होता है कि ऐसा डैमेज जिसको लेकर पहले से कोई भी प्री डिटर्मिनेशन नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा अनलिक्विडेटेड। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि टॉर्ट इज अ वायलेशन ऑफ क्या बात करता है, क्या ये पर्सोनम की बात करता है या राइट इन रेम की बात करता है, तो ये बात करता है राइट इन रेम को लेते हुए। उसके बाद आपका एक केस निकल कर आता है, और फ्रिक्वेंटली ये केस आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उबी जस इबी रिमेडियम जो आपका केस है ये किस केस लॉ के अंदर आपका रिकॉग्नाइज्ड किया गया था। तो ये केस लॉ है आपका एशवे वर्सेस वाइट का, और ये सवाल नंबर ऑफ टाइम्स न सिर्फ बिहार में बल्कि अदर स्टेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। उसके बाद अगर हम लोग अगले सवाल को देखें टू कॉन्स्टिट्यूट और टॉर्ट, यानी कि अगर आपको ये साबित करना है कि टॉर्ट हुआ है या गलत हुआ है तो इसके लिए किन तथ्यों को आपको साबित करने की ज़रूरत होती है। तो पहला है कि देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट, यानी कि डिफेंडेंट के पार्ट पे ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है सही या गलत जो नहीं होना चाहिए।
पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो हुआ है उसकी वजह से मेरे जो लीगल राइट हैं उनका वायलेशन हुआ है। और यहाँ पे जब हम उबी जस इबी रिमीडियम की बात करते हैं तो आमतौर पर आपको ये देखना होगा कि देयर इज़ अ नो रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी, यानी कि अगर कोई चीज़ गलत है तो उसका उपचार भी ज़रूर होगा, और अगर उसका उपचार नहीं है तो इसका मतलब है कि वो गलत नहीं है। उसके बाद अगर हम अगले सवाल पर आते हैं तो ये बात करता है आपसे एक मैगज़ीन को लेके, और ये मैगज़ीन है आपकी इंजुरिया सिन डेमनम। इसका मतलब है कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट लीगल राइट्स विदाउट डैमेजेस और दी लॉसेस। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक सवाल देखना और पड़ेगा कि हु अमंग द फॉलोइंग holds that there is a no law of tort but there is a law of torts, यानी कि ये कथन किसका था? तो ये कथन था आपके जूरिस्ट सैलमन का। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट, तो इसका सही तात्पर्य है इम्पोजिशन ऑफ द मोरल ब्लेम, यानी कि आमतौर पे आप एक प्रकार से नैतिक जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रही हैं। उसके बाद अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि मिलाइस इन लॉ का तात्पर्य क्या होता है, तो इसका तात्पर्य है कि रॉन्गफुल एक्ट डन इंटेंशनली। इसका मतलब ये है कि आपने जानबूझकर किसी गलत एक्ट को किया है बट विदाउट जस्ट कॉज और एक्सक्यूज, लेकिन उसके लिए ना तो आपके पास प्रॉपर कॉज था और ना ही आपके पास कोई सॉलिड बहाना था। उसके बाद एक मैगज़ीन आपकी और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द मैगज़ीन स्कॉट एक्स टुल्पी कॉजा नॉन ऑडिटर एक्टिव मीन्स, और अगर हम इस मैगज़ीन्स को देखते हैं तो इसका तात्पर्य ये है कि फ्रॉम एन इमोरल कॉज नो एक्शन राइज, यानी कि अगर आप अपने आप में गलत हैं तो आपको कोई भी रेमेडी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। अक्सर आपने कोर्ट को भी ये कहते हुए सुना होगा कि अगर आपको न्याय चाहिए तो वाकई में आपको साफ हाथों या क्लीन हैंड से आपको आना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम अनलिक्विडेटेड डैमेज की बात करते हैं तो आमतौर पे ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या डैमेज होगा, कितना डैमेज होगा, ये पहले से डिटरमाइन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। उसके बाद आपका जो अगला सवाल है ये पिजन होल थ्योरी की बात करता है, और ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टाइम्स ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है कि आखिर इस थ्योरी के फाउंडर कौन थे या ये थ्योरी किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई है, तो वो है आपके जूरिस्ट सैलमन। उसके बाद अगर हम लोग अगले सवाल की तरफ आएँ तो ये बात करता है टू सक्सीड इन एन एक्शन फॉर द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड, तो आमतौर पे ब्रीच ऑफ ड्यूटी ओन्ड टू द प्लेंटिफ। आमतौर पे अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि प्लेंटिफ की गलती थी तो आप इस बात को कैसे साबित करेंगे? तो जाहिर सी बात है जब हम बात करते हैं नेग्लिजेंस की, तो नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति की भी लापरवाही है, और यहाँ पर जो प्रिकॉशन या जो ध्यान प्लेंटिफ को रखना चाहिए था शायद वो उसके द्वारा बिल्कुल भी रखा नहीं गया। उसके बाद फिर से आपका सेम मैगज़ीन निकल कर आ रहा है उबी जस इबी रिमेडियम। ये आपका पर्टिकुलरली किस केस में डिसाइड था? ये था आपका एशवे वर्सेस वाइट में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अ टॉर्ट इज़ अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच इज़ इम्पोज्ड बाय द लॉ, यानी कि आमतौर पे ये एक ऐसे कर्तव्य की बात करता है जो आपके ऊपर लॉ के द्वारा अधिरोपित की गई है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक केस है आपका इंजुरिया सेन डेमनम, और ये केस आपका प्योरली डिवोटेड है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड। उसके बाद एशवे वर्सेस वाइट नंबर ऑफ टाइम्स आपके सामने अभी रिवाइज्ड हो चुका है, ये आपका इंजुरिया सेन डेमनम की ही बात करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो टॉर्ट को परिभाषित किया गया है वो किसके अंतर्गत किया गया है, तो ये आपका लिमिटेशन एक्ट है 1963 का, जिसके अंदर टॉर्ट को परिभाषित किया गया है। उसके बाद अगर हम लॉ ऑफ टॉर्ट की बात करते हैं दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड लॉ ऑफ टॉर्ट हैज़ डेवलप्ड मेनली थ्रू, तो ये विचारधारा आपको देखने को मिलता है अमूमन आपके जुडिशियल डिसीजंस के अंतर्गत। इसका तात्पर्य ये है कि बेसिकली जुडिशियल डिसीजंस ही हैं जो समय समय पर लॉ ऑफ टॉर्ट को डेवलप करती हैं या इनके द्वारा जुडिशियल डिसीजंस को डेवलप किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि वेदर फॉर और रॉन्ग बोथ टार्टियस और दी क्रिमिनल लायबिलिटी में अराइज, तो क्या अगर कोई व्यक्ति गलत करता है
तो क्या उसके अगेंस्ट आप टॉर्टियस लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी दोनों को रेज कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल। अगर प्लेंटिफ चाहता है तो वो दोनों को ही रेज कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि टॉर्ट का जो तात्पर्य होता है दैट इज कॉल्ड आपका ट्विस्टेड, तो इसका तात्पर्य है आपके कंडक्ट से, यानी कि आपके एक्शन से। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो टॉर्ट जो है पर्टिकुलरली आपकी एक स्पीसीज़ है जो आमतौर पर बात करती है सिविल इंजरी या रॉन्ग की। हालांकि यहाँ पर ऊपर के तीनों विकल्पों में आपको रॉन्ग देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको सिविल इंजरी को भी थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि टॉर्ट को, चलिए लिमिटेशन एक्ट 1963 में आपका एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन आखिर वो किस में किया गया है? तो अंडर सेक्शन 3 के क्लॉज M के तहत आमतौर पे आपको टॉर्ट को डिफाइन किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि हु डिवाइड्स रॉन्ग एज अ प्राइवेट एंड दी पब्लिक रॉन्ग, यानी कि इनमें से जितने भी ज्यूरिस्ट दिए गए हैं इनमें से कौन सा ज्यूरिस्ट है जिसने कि सबसे पहले तो ये बताया कि गलत क्या है, और उसके बाद उसने ये भी बताया कि गलत भी दो प्रकार के होते हैं, एक आपका प्राइवेट रॉन्ग होता है और एक आपका पब्लिक रॉन्ग होता है, और वो है आपका ब्लैकस्टोन। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं डमडम सिन इंजुरिया की, तो ये भी आपका एक लैटिन मैक्सिम्स है, और इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपने प्लेंटिफ को डैमेज तो कॉज किया है, लेकिन आपने उसके किसी भी लीगल राइट का कोई वायलेशन नहीं किया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एन एक्ट ऑफ टॉर्ट, तो आमतौर पर हमें ये देखने का मौका मिलता है कि ये अपने आप में एक सिविल रॉन्ग है, बिल्कुल सही। ऑल सिविल रॉन्ग्स आर नॉट टॉर्ट, ये भी सही। इट गिव्स राइट इन रैम, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपको चारों विकल्प सही देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो एक फेमस केस है आपका ग्लूकोसिस्टर ग्रामर स्कूल केस, और ये बात करता है डमडम सिन इंजुरिया की, यानी कि यहाँ पर आपको डैमेज तो हुआ है लेकिन आपके लीगल राइट का कोई वायलेशन नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं tortious liability की, that is arises from the breach of duty primarily fixed by the law, and this duty is towards the person generally, and its breach is redressable by an action for the unliquidated damage। तो आमतौर पर ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट था और कथन था, और ये स्टेटमेंट था विनफील्ड का। तो आमतौर पर तीन ज्यूरिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, सैलमेंट, विनफील्ड और पोलक, और आपको इन तीनों ने क्या क्या कन्वे किया है या क्या क्या कहा है उसके बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो कहावत है टॉर्ट इज़ अ स्पेशल ब्रांच ऑफ लॉ विच ओरिजिनेटेड इन। आमतौर पे इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो आपका क्या है? तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि इसका जो ओरिजिन है या ये जहाँ से निकल कर आया है उस मुल्क को हम लोग इंग्लैंड के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो आपका केस है, ये केस बेसिकली आपका वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट की बात करता है, यानी कि स्टेट अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया की, तो इसका मतलब ये होता है अ डिफेंस इन एन एक्शन फाउंडेड ऑन टॉर्ट, यानी कि आमतौर पे जो भी आपको डिफेंस लेना है उसके लिए आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये गलती उसकी स्वयं की थी। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ें तो यहाँ पर एक सवाल आपसे जनरल डिफेंस के रूप में पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सवाल को हल्का सा घुमा दिया गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपका जनरल डिफेंस के दायरे में नहीं आता है। तो ये पार्ट आपका इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की बात करता है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि नेसेसिटी इज़ अवेलेबल एज अ डिफेंस व्हेन द हार्म इज़ कॉज्ड, अगर हम इस पूरे के पूरे फैक्ट को देखते हैं तो इसका तात्पर्य होता है टू प्रिवेंट अ ग्रेटर एविल, यानी कि कभी कभी बड़े खतरे को टालने के लिए हमें छोटे खतरों का स्वागत करने की ज़रूरत भी होती है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो द लायबिलिटी ऑफ द जॉइंट टॉर्ट फीजर, इसको हम लोग मान देते हैं जॉइंट एंड सेवरल टॉर्ट के नाम से। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कंसेंट गिवन टू अंडरगो एन ऑपरेशन कैन नॉट स्यू अ सर्जन लेटर बाय अ डिफेंस, तो इसका मतलब ये है कि वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया, यानी कि इस बात की इजाज़त स्वयं आपके द्वारा उस व्यक्ति को कन्वे की गई थी, तो अब आप उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और अगर इनमें से बात की जाए कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपका वैलिड डिफेंस नहीं है, तो आमतौर पे मेजर आपका वैलिड डिफेंस है, वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया आपका डिफेंस है,
कंसेंट आपका डिफेंस है। लेकिन जब हम बात करते हैं रेस्क्यू केसेस की, तो आमतौर पे जब हम बात करते हैं साइंटिफिक नॉट फिट इंजूरिया की, तो ये आपका वैलिड डिफेंस के दायरे में नहीं आता है। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा आगे और देखें, तो अब आपको यहाँ पर एक केस और देखने को मिलता है जो बात करता है रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेते हुए। और इसका तात्पर्य यहाँ पर यह है कि रेस्क्यू केसेस में फ्रॉम एन एक्सेप्शंस टू द एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन, अगर हम इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो ये बात करता है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया से रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पर आपका अगला सवाल निकल कर आता है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज अ डिफेंस इन एन एक्शन ऑफ टॉर्ट। तो आमतौर पर यह विचारधारा आपको टैक्स पेयर के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इनविटेबल एक्सीडेंट का तात्पर्य क्या होता है, तो ये मतलब है ऐसी अनएक्सपेक्टेड इंजरी जिसको कि अवॉइड नहीं किया जा सकता था, या जब तक आप उसको अवॉइड करते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर एक आपके सामने और वर्ड निकल कर आता है जो बात करता है नोवस एक्टस इंटरवीनस की। और इसका तात्पर्य ये है कि रिमोटनेस ऑफ द डैमेज, यानी कि इतनी दूर है कि आप डैमेज की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो एक मैगजीम से सेंटी नॉन फिट इंजूरिया मीन्स, इसका मतलब है कि मेयर नॉलेज डज नॉट अप्लाई कंसेंट टू टेक अ रिस्क, यानी कि अगर आपको किसी फैक्ट के बारे में जानकारी है तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि आपने उस रिस्क को झेलने की कंसेंट सामने वाले व्यक्ति के ऊपर इम्पोज कर दी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी की, तो ये आपको रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, रिलेशंस ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट और आमतौर पे प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशंस में भी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग वाइकेरियस लायबिलिटी के डॉक्ट्राइन को लेकर बात करते हैं, तो ऊपर के जितने भी विकल्प दिए गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ हिज एजेंट, या मास्टर इज लायबल फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज सर्वेंट, या पार्टनर्स आर लायबल फॉर ईच अदर्स रॉन्गफुल एक्ट, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो जो आपका वाइकेरियस लायबिलिटी है, तो वाइकेरियस लायबिलिटी में आपको जॉइंट और सेवरल दोनों लायबिलिटीज देखने को मिलती है। और जब बात की जाती है कि मास्टर इज लायबल फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय हिज सर्वेंट, इसका मतलब ये है कि एक मास्टर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है अगर उसके सर्वेंट के द्वारा कोई एक्ट किया जाता है। तो ये बात कहाँ अप्लाई होगा, जब वो आपके एम्प्लॉयमेंट के कोर्स के दौरान हो। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, आमतौर पर लॉ ऑफ टॉर्ट बिहार पीसीएसजे में एक महत्वपूर्ण भूमिका को अदा ज़रूर करता है, लेकिन यहाँ पर भी उनका एक पैटर्न सेट है कि इस एरिया से ही सवाल पूछे जाएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। थैंक यू सो मच।